Morning everyone. Our today's chapter is chapter 6 thermodynamics. देखो, ये चैप्टर 6 ऐसा पोर्शन है हमारे पास, थर्मोडाइनेमिक्स ऐसा चैप्टर है जो हम कहीं भी किसी भी क्लास में चले जाएं, इसके कुछ ना कुछ जो रूल्स है, लॉज है, या कोई भी इसकी जो प्रॉपर्टी है, फार्मूलाज है, कहीं ना कहीं हमेशा काम में आएंगे। चाहे आप 11th में जाओ, 12th में जाओ या हायर क्लासेस में जाओ, थर्मोडाइनेमिक्स से कुछ ना कुछ ज़रूर आता है। और ये हमारा फिज़िकल केमिस्ट्री का पोर्शन है। इसको हमें अच्छी तरीके से समझना है, एक एक टर्म को, एक एक मीनिंग को। ठीक है, कुछ टर्मिनोलॉजीज़ है, सबसे पहले हम बेसिकली वो डिस्कस करेंगे। आपके बुक के अंदर वो टर्मिनोलॉजी जो है वो कुछ गिवन है, कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे हर टर्म बता रही हूँ कि किसका क्या मीनिंग होता है। ठीक है, तो अब देखो थर्मोडाइनेमिक्स, एक तो वर्ड आता है डायनेमिक्स और एक वर्ड आता है स्टैटिक्स। डायनेमिक्स का मतलब होता है जो मोशन में है, जो फ्लो कर रहा है, जो मूव कर रहा है। और थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर यानी हीट। तो हीट का जो फ्लो है उसकी स्टडी हम साइंस की जिस ब्रांच में करते हैं ना, उसे ही हम क्या बोलते हैं, थर्मोडाइनेमिक्स। तो थर्मो यानी टेम्परेचर बोल दो, हीट बोल दो, एनर्जी बोल दो। ठीक है, इसके फ्लो की स्टडी हम केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में करते हैं उसे हम थर्मोडाइनेमिक्स बोलते हैं। अब प्रॉपर डेफिनेशन देख लो थर्मोडाइनेमिक्स की क्या होती है। थर्मोडाइनेमिक्स जो है वो साइंस की ब्रांच है जिसके अंदर हम एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स और उनके क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप की स्टडी करते हैं। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब हो गया अमाउंट और क्वालिटी का मतलब हो गया कि वो कैसा है, यानी उसकी प्रॉपर्टीज़। ठीक है, यहाँ हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप की। अब उसके बाद थर्मोडाइनेमिक्स देखो, वैसे तो थर्मोडाइनेमिक्स जो है उसके लॉज होते हैं, लेकिन आपकी बुक के अंदर लॉज नहीं दिए हुए हैं। 0th लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। ठीक है, इस तरीके से लॉ होते हैं, लेकिन आपके इस बुक के अंदर एनसीईआरटी वाली में लॉज नहीं दिए हुए हैं। तो अब देखो, थर्मोडाइनेमिक्स का मतलब क्या है, फ्लो ऑफ एनर्जी, हीट, टेम्परेचर। ठीक है, एक ही बात है। एनर्जी जो है इसको हम टोटली ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं वर्क के अंदर, लेकिन इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वन वर्क सम अमाउंट। यानी अगर हमने कुछ खाया, हमें एनर्जी मिली, तो हमने जितना खाया, हमने जितनी एनर्जी जनरेट की, हम उस एनर्जी को 100% कोई काम करने में यूटिलाइज़ नहीं कर सकते हैं। बट हाँ, हमने हमारी जो एनर्जी है उसके कुछ अमाउंट को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, वर्क के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी जो एनर्जी है वो कहाँ चली जाती है, अदर फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे काइनेटिक हो गई, पोटेंशियल हो गई, इलेक्ट्रिकल हो गई, केमिकल हो गई। इन चीज़ों में जो है एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है। मतलब एनर्जी जो है उसको हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। एनर्जी को हम क्रिएट भी नहीं कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं। और ये जो बोला है मैंने, यही थर्मोडाइनेमिक्स का फर्स्ट लॉ है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स यही है कि एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है। हालांकि इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो आया है उसको मैंने आपको बताया है। तो थर्मोडाइनेमिक्स में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि एनर्जी जो है उसको टोटली वर्क में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। अब देखो, कुछ टर्म्स हमारे पास आती है, उसमें सबसे पहली जो टर्म है वो है सिस्टम। तो सिस्टम क्या होता है, पूरे यूनिवर्स का वो पार्ट जिसको हमने ऑब्जर्वेशन के लिए सेलेक्ट किया है उसे हम क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं। जैसे हम लैब के अंदर कोई टेस्ट ट्यूब लेकर उसमें कुछ प्रैक्टिकल करते हैं, कुछ रिएक्शन कर रहे हैं, तो यूनिवर्स का वो पार्ट यानी हमारी जो टेस्ट ट्यूब है वो हमारे लिए क्या होगा, सिस्टम होगा, क्योंकि हमने टेस्ट ट्यूब को सेलेक्ट किया है केमिकल रिएक्शन करने के लिए। ठीक है,
तो वो तो हमारा ही टेस्ट ट्यूब तो हो गई सिस्टम। और इसके अलावा जो बचे हुआ पूरा पार्ट है, यानी हम लैब सारा कुछ कुछ भी इस टेस्ट ट्यूब के अलावा जो भी बचा है वो हमारा क्या हो गया, सराउंडिंग हो गया। ठीक है, तो सिस्टम को छोड़कर जो भी रहता है वो सराउंडिंग होता है। और टेस्ट ट्यूब की जो बाउंड्री है, यानी हम जो ग्लास की टेस्ट ट्यूब ले रहे हैं, जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कर रही है, उसे हम क्या बोलते हैं, बाउंड्री बोलते हैं। तो सिस्टम जिसको हमने कोई भी रिएक्शन करने के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए सेलेक्ट किया है, यानी हमारी टेस्ट ट्यूब का जो अंदर वाला पार्ट है वो हो गया। इसके अलावा बचा हुआ पार्ट हमारा सराउंडिंग हो गया, और जो सराउंडिंग और सिस्टम को सेपरेट कर रहा है वो इमेजनरी लाइन हमारी क्या होती है, बाउंड्री होती है। जैसे टेस्ट ट्यूब की वॉल्स हो गई, दीवारें हो गई। ठीक है, तो यूनिवर्स किससे मिलकर बना हुआ है, सिस्टम और सराउंडिंग से मिलकर बना हुआ है। देखो मैंने यहाँ लिखी है कि हम एग्जाम्पल देने के लिए कि हम क्या कर रहे हैं, रिएक्शन करवा रहे हैं दो कंपाउंड्स की बीकर के अंदर। तो बीकर जिसके अंदर मिक्सचर है वो सिस्टम हो गया, हमारा रूम जो है वो क्या हो गया, सराउंडिंग हो गया, और बीकर की वॉल जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कर रही है वो क्या हो गई, बाउंड्री हो गई। अब हमारे सिस्टम अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। ओपन सिस्टम हो गया, क्लोज सिस्टम हो गया, आइसोलेटेड सिस्टम हो गया। ओपन सिस्टम वो होता है जिसके अंदर हीट और मैटर दोनों का एक्सचेंज हो जाए। जैसे हम किसी ओपन कंटेनर के अंदर पानी को गर्म करें तो क्या हो रहा है, हीट मिल रही है उसको, तो हीट का एक्सचेंज हो रहा है, और पानी की वेपर बन रही है तो मैटर का भी एक्सचेंज हो रहा है। दूसरा हम बात करते हैं क्लोज सिस्टम की। क्लोज सिस्टम के अंदर जो एक्सचेंज है एनर्जी का वो तो पॉसिबल है, लेकिन मैटर का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। जैसे हमने कोई कंडक्टिंग मैटर ले लिया, क्लोज वेसल लिया, मतलब हम पानी को गर्म कर रहे हैं, और पानी को जब हम गर्म कर रहे हैं तो पहले हमने ओपन कंटेनर ले रखा था, अब हमने उसको बंद कर दिया, तो अब हीट तो उसको मिलती जाएगी, लेकिन वहाँ से पानी की जो वेपर है वो बाहर नहीं निकल पाएगी, मतलब मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा। फिर आइसोलेटेड सिस्टम जिसके अंदर ना तो मैटर का एक्सचेंज होता है ना ही एनर्जी का एक्सचेंज होता है, और ऐसा हमारे पास कौन सा होता है, फ्लास्क, थर्मस फ्लास्क जो होता है ना वो क्या करता है। हालांकि एक चीज़ ध्यान रखना, यूनिवर्स में कोई भी सिस्टम 100% आइसोलेटेड नहीं है, क्योंकि थर्मस के अंदर भी थोड़े टाइम बाद जो हमारे मैटर है वो ठंडा हो जाता है। जैसे हमने गर्म चाय डाली, कॉफ़ी डाली, दूध डाला, कुछ भी डाला, तो वो क्या होगा, कुछ टाइम के बाद ठंडा हो ही जाएगा, मतलब हीट का एक्सचेंज तो हो ही रहा है। और लेकिन ये बोल सकते हो कि जो थर्मस फ्लास्क है वो कुछ टाइम के लिए किसकी तरह बिहेव करता है, आइसोलेटेड सिस्टम की तरह बिहेव करता है, क्योंकि उसके अंदर मैटर और हीट का एक्सचेंज नहीं होता है। ठीक है, अब हम सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ की बात करें, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सिस्टम दो टाइप की होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ वो होती है जिसके अंदर सिस्टम की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है जो भी हमने मैटर ले रखा है उसकी साइज़ के ऊपर, उसके अमाउंट के ऊपर। ठीक है, तो सिस्टम की जो प्रॉपर्टीज़ है वो डिपेंड करती है सब्सटेंस के अमाउंट के ऊपर। इस चीज़ को ध्यान रखना। जैसे मैं बोलूँ कि मास, तो मास कैसे डिपेंड करेगा, मैंने एक कंटेनर के अंदर पहले 1 kg चीनी ली हुई थी, अब मैं उसमें से क्या करूँ, थोड़ी चीनी निकाल लूँ, तो मास चेंज हो जाएगा ना। तो मास कैसी प्रॉपर्टी हुई, जो सब्सटेंस के अमाउंट के साथ चेंज हो रही है। वॉल्यूम में क्या होगा, मैंने एक कंटेनर के अंदर क्या लिया, पानी लिया, ठीक है, अब मैंने थोड़ा पानी निकाल लिया, तो पहले वॉल्यूम ज़्यादा था, अब वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। ऐसे ही आपके और है इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, एंथैल्पी, हीट कैपेसिटी, ये सारी हम पढ़ेंगे अभी। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ आपकी कैसी होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। दूसरी हमारे पास आती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो कैसे याद रखोगे, I फॉर इंटेंसिव और I फॉर इंडिपेंडेंट।
मतलब जो प्रॉपर्टीज़ जो है वो सब्सटेंस के अमाउंट या साइज से क्या हो, इंडिपेंडेंट हो, मतलब उसके ऊपर डिपेंड ना करे, उन्हें हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। जैसे हमारा टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, विस्कोसिटी हो गई, सरफेस टेंशन हो गया, डाइपोल मोमेंट, डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मोलर। देखो कहीं पे भी अगर मोलर लग जाए ना तो याद रखना वो हमेशा इंटेंसिव होगी। जैसे मैंने बोल दिया हीट कैपेसिटी, तो वो कैसी है, एक्सटेंसिव, लेकिन मोलर हीट कैपेसिटी वो कैसी है, इंटेंसिव, क्योंकि मोलर लगते ही हमने वहाँ पे अमाउंट को क्या कर दिया, 1 मोल फिक्स कर दिया, इसलिए मोलर जितनी भी होगी ना वो सारी की सारी इंटेंसिव होगी। अब जैसे मैं बोलूँ बॉइलिंग पॉइंट, अगर मेरे पास एक कंटेनर में 1 लीटर पानी है, मैं उसको बॉईल करूँ तो भी वो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉईल होगा। मैंने उस पानी को आधा लीटर कर दिया तो भी वो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉईल होगा। मतलब क्वांटिटी चेंज करने पर जो प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं हो रही है वो क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती है। जैसे विस्कोसिटी, कोई ऑयल है, 1 लीटर जितना फ़्लो हो पा रहा है, जिस रेट से फ़्लो हो पा रहा है, अगर मैं उसको आधा लीटर कर दूँ तो भी उसकी फ़्लो होने की रेट वही रहेगी। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो सब्सटेंस की अमाउंट को चेंज करने पर चेंज नहीं होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोसेस। तो प्रोसेस देखो, थर्मोडाइनेमिक्स के अंदर प्रोसेस का क्या मीनिंग होता है, प्रोसेस का मीनिंग ये है कि सिस्टम जो है वो अपनी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जब जाता है तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं। तो अ थर्मोडाइनेमिक प्रोसेस इज सेड टू अकर व्हेन द सिस्टम चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, एक स्टेट से जब दूसरी स्टेट में जाता है। ये सारी टर्म्स मैंने आपको हालांकि पहले बताई है जब हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वाला चैप्टर पढ़ा था, गैस लॉज पढ़े थे। फिर भी सुन लो, सिर्फ आपको ध्यान यही रखना है, ये आपके बुक में टर्म नहीं दी हुई है। आइसोथर्मल, आइसो का मतलब होता है सेम, थर्मल मतलब टेम्परेचर, यानी पूरे प्रोसेस के अंदर अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल। तो आप क्या बोल सकते हो कि टेम्परेचर में चेंज कितना है, 0 है, dt = 0। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं, जैसे बॉइलिंग ऑफ वाटर वो हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस पे ही होगा। दूसरा आइसोकोरिक, आइसो मतलब सेम, कोरिक मतलब वॉल्यूम, जब वॉल्यूम में चेंज कितना होता है, 0 होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस, यानी कांस्टेंट वॉल्यूम। जैसे पुटिंग ऑफ अ स्टोन इन सनलाइट, अगर हम एक पत्थर को सनलाइट में रख दें तो क्या वो अपने वॉल्यूम को चेंज कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना। थर्ड है आइसोबारिक, आइसोबारिक जो होता है उसके अंदर प्रेशर में चेंज 0 होता है, यानी कांस्टेंट प्रेशर रहता है। जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, ये आइस की जो मेल्टिंग होती है वो कांस्टेंट प्रेशर पे होती है। फिर आता है एडियाबैटिक, एडियाबैटिक जो है इसके अंदर हीट का एक्सचेंज 0 होता है, हीट जो है वो बिल्कुल चेंज नहीं होती है, ना सिस्टम से सराउंडिंग में, ना सराउंडिंग से सिस्टम में, यानी dq = 0, चेंज इन हीट क्या होता है, 0 होता है। और साइक्लिक क्या होता है, जिसमें वो प्रोसेस जिसके अंदर सिस्टम ने जिस स्टेट से जहाँ से स्टार्ट किया घूम फिर के वापस वहीं पे आ जाए, तो वो हमारा क्या हो गया, साइक्लिक हो गया। और साइक्लिक के अंदर एंथैल्पी चेंज और इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आता है, एंथैल्पी चेंज का मतलब हो गया हमारा dH, वो 0 होता है, और इंटरनल एनर्जी मतलब dE या du कुछ भी लिख सकते हो, वो 0 होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस वो होते हैं जिसके अंदर हम डायरेक्शन को क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हम कोई भी टेम्परेचर या प्रेशर को चेंज करें तो जो भी प्रोसेस है उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस जो है उसके अंदर जो ड्राइविंग फोर्स होता है वो इनफाइनाइट टाइम्स जो है वो ग्रेटर होता है ऑपोजिंग फोर्स से। ठीक है, फिर उसके बाद देखना, आपको सिर्फ कुछ टर्म्स समझने हैं, वो मैं बता रही हूँ। इसके अंदर, इस प्रोसेस के अंदर जो हर इंस्टेंट होता है सिस्टम का, वो क्या रहता है, इक्विलिब्रियम के अंदर रहता है। रिवर्सिबल आप इसी को बोलते हो, जैसे रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो रिएक्टेंट जितना प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट उतना ही रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा, मतलब दोनों के बीच में हमेशा इक्विलिब्रियम रहेगा।
और ये प्रोसेस जो होती है बहुत स्लो कंप्लीट होती है, यानी ये एक आइडियल प्रोसेस है और आइडियल एक्चुअल में कुछ नहीं होता। हमने आइडियल गेस पढ़ी थी, तब भी मैंने आपको बताया था वो भी क्या होती है, इमेजनरी होती है। तो सेम यहाँ पे भी ये जो आइडियल प्रोसेस है वो इमेजनरी प्रोसेस होता है। याद रखना, इस प्रोसेस के अंदर जो वर्क कंप्लीट होता है उसमें इनफाइनाइट टाइम लगता है कंप्लीट करने में, यानी आपके रिवर्सिबल के अंदर जो वर्क होता है उसको कंप्लीट करने का जो टाइम होता है वो इरिवर्सिबल के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। जैसे मैं बोलूँ कि यहाँ पे हमारे पास, अभी हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे कि मैंने किसी चीज़ को रिवर्सिबल में क्या करना होगा आपको, इसको यहाँ पे और वापस इसको यहाँ पे, यानी बहुत स्मॉल स्मॉल चेंजेस करने होंगे। और जब हम लार्ज के कंपैरिजन में स्मॉल चेंजेस करते हैं तो हमें टाइम क्या लगता है, ज़्यादा लगता है। इरिवर्सिबल प्रोसेस जो होती है वो बहुत जल्दी कंप्लीट होती है और इनको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। और जितनी भी इरिवर्सिबल प्रोसेस है वो अपने आप होती है, यानी स्पॉन्टेनियस होती है और नेचुरल होती है। ठीक है, यानी नेचर में होने वाली जितने भी प्रोसेसेस है वो इरिवर्सिबल होते हैं। इनके ये जो प्रोसेस होते हैं ये हमेशा एक ही डायरेक्शन में चलते हैं और इनकी इनिशियल और फाइनल स्टेट सराउंडिंग, मतलब इनिशियल और फाइनल स्टेट पे जो सिस्टम और सराउंडिंग है वो क्या रहते हैं, इक्विलिब्रियम के अंदर रहते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि रिवर्सिबल के अंदर वर्क डन जो है वो इरिवर्सिबल से ज़्यादा होता है। अब आप एग्जाम्पल देख लो कैसे होता है। जैसे इरिवर्सिबल के एग्जाम्पल देखो, स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ गैसेस, कि हमने गैसेस को छोड़ दिया तो गैसेस क्या हो जाएगी, अपने आप मिक्स होने लगेगी। तो स्पॉन्टेनियस जो प्रोसेस होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। कर्ड से मिल्क का बनना, ठीक है, गैसेस का एक्सपेंशन होना। इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल प्रोसेस को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। देखो हमने क्या किया है, एक सिलेंडर लिया है जिसके ऊपर हमने वेटलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा दिया और उस सिलेंडर के अंदर हमने गैस को फिल कर दिया। अब पिस्टन जो है वो अपने स्टेबल स्टेट में है, तब हम उसके ऊपर इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर क्या रखते हैं, इक्वल रखते हैं। इसका मतलब जब इंटरनल यानी गैस का प्रेशर और बाहर से जो प्रेशर लग रहा है वो इक्वल होगा तो पिस्टन स्टेबल रहेगा, कहीं पे भी मूव नहीं करेगा, यानी गैस का जो वॉल्यूम है उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये हमने एक गैस का सिलेंडर लिया हुआ है, इसके अंदर यहाँ पे गैस है, ऊपर हमने ये पिस्टन लगा दिया। ये गैस जो प्रेशर लगा रही है वो इंटरनल है और बाहर से जो प्रेशर लग रहा है वो एक्सटर्नल है। जब ये दोनों सेम अमाउंट के अंदर होंगे तो हमारा एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर जब सेम है तो पिस्टन कहीं भी मूव नहीं करेगा। लेकिन दूसरी बात देख लो, आपने क्या किया कि आपने इंटरनल जो प्रेशर है, यहाँ पे देखना, इंटरनल जो प्रेशर है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, यानी गैस जो है वो जो प्रेशर लगा रही है वो ज़्यादा है एक्सटर्नल प्रेशर के कंपैरिजन में। अब ये प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया इंटरनल प्रेशर, तो पिस्टन कहाँ चला जाएगा, एकदम से ऊपर चला जाएगा। यानी अब ये एकदम से ऊपर चला गया तो अब पिस्टन वापस नीचे नहीं आ पाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया, इंटरनल प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो ये कैसा प्रोसेस हो गया, इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। इसमें हमारा वर्क डन जो है वो कम है, लेकिन हमने एक्सटर्नल प्रेशर को थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया, ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं किया है, बस थोड़ा सा ज़्यादा किया है एक्सटर्नल प्रेशर को इंटरनल प्रेशर से। तो ये क्या हो सकता है, इंटरनल प्रेशर गैस, क्योंकि हमने एक्सटर्नल प्रेशर को बिल्कुल थोड़ा सा ही तो बढ़ाया है तो पिस्टन थोड़ा सा नीचे आ गया, लेकिन इंटरनल प्रेशर जो है गैस का थोड़ा सा प्रेशर बढ़ते ही ये पिस्टन अपनी वापस नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। तो ये कैसा प्रोसेस हो जाएगा, रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा। तो रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर हमें जब प्रेशर को थोड़ा सा ही बढ़ाना होता है तो हमें वर्क डन भी ज़्यादा करना होता है, ठीक है। तो एक्सटर्नल प्रेशर को जब हमने बिल्कुल थोड़ा सा बढ़ा दिया इंटरनल प्रेशर से, तो अब ये पिस्टन क्या हो सकता है, इंटरनल प्रेशर के थोड़ा सा बढ़ते ही वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ सकता है। तो ये कैसा हो गया, रिवर्सिबल वर्क हो गया। और जब इंटरनल प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तब क्या होगा, इरिवर्सिबल होगा। और मैंने यहाँ पे देखो एक्सप्लेनेशन लिखा है कि एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो इनफाइनाइट साइमल डिक्रीज़ कर देते हैं हम। देखो
तो प्रेशर ऑफ द प्रेशर ऑफ पिस्टन जो है वो किसके इक्वल हो जाता है, पी एक्सटर्नल माइनस जी पी। तो पिस्टन जो है मूव करता है अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर और गैस एक्सपेंड हो जाती है। देखो मैंने अभी आपको ये चीज़ बताई कि हमने एक्सटर्नल, यहाँ देखना हमने एक्सटर्नल प्रेशर को थोड़ा सा अगर हम बढ़ा दें तो वो क्या हो जाएगा, इंटरनल प्रेशर थोड़ा सा बढ़ते ही पिस्टन अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। दूसरा हम क्या कर दें, एक्सटर्नल प्रेशर को थोड़ा सा कम कर दे, जस्ट उल्टा बोल रही हूँ, पहले जो बोला था उसका जस्ट ऑपोजिट भी पॉसिबल है कि हमने एक्सटर्नल प्रेशर को जस्ट थोड़ा सा क्या कर दिया, कम कर दिया। कितना कम कर दिया, पहले जो एक्सटर्नल प्रेशर था उसमें से डीपी जब हम डी लिखते हैं ना, इसका मतलब होता है स्मॉल, कि हमने इतना थोड़ा सा कम कर दिया। इतना एक्सटर्नल प्रेशर थोड़ा सा कम करते ही पिस्टन कहाँ जाएगा, क्योंकि अब इंटरनल प्रेशर ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो गया तो पिस्टन कहाँ जाएगा, थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। तो थोड़ा सा पिस्टन ऊपर चला गया, इन केस एक्सटर्नल प्रेशर जो है थोड़ा सा हमने जो कम किया है वो वापस कैसा हो जाए, नॉर्मल हो जाए, तो वापस पिस्टन कहाँ आ जाएगा, अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। तो दोनों ही कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है कि पिस्टन जो है उसको थोड़ा सा ही मूव करवाना है, यानी हमें एक्सटर्नल प्रेशर को या तो थोड़ा सा कम करना है तो गैस क्या हो जाएगी, एक्सपेंड हो जाएगी। और हम यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर को कम ही कर रहे हैं क्योंकि हम एक्सपेंशन ऑफ गैसेस पढ़ रहे हैं। एक्सपेंशन का मतलब होता है फैलना, और गैस कब फैलेगी, जब ये पिस्टन थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। और पिस्टन जो है वो थोड़ा सा ऊपर कब जाएगा, जब ये एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो हम जो रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं उनमें इनफाइनाइट साइमल डिक्रीज़ करते हैं, इनफाइनाइट साइमल चेंजेस करते हैं, और इनफाइनाइट साइमल का मतलब है थोड़ा चेंज करते हैं। तो हमने एक्सटर्नल प्रेशर को डीपी से कम कर दिया तो पिस्टन जो है वो अपवर्ड मूव करता है और गैस क्या होती है, थोड़ी सी अपने वॉल्यूम को एक्सपेंड कर लेती है, गैस थोड़ी सी फैल जाती है। जब हमने क्या किया, एक्सटर्नल प्रेशर को बहुत ज़्यादा कम कर दिया, यानी इंटरनल प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, तो अब गैसेस क्या होगी, बहुत रैपिडली एक्सपेंड करेगी और पिस्टन बहुत जल्दी से ऊपर चला जाएगा। तो इस तरीके के एक्सपेंशन को हम क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल। अब दो टर्म आती है, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन जो है वो कौन से होते हैं, वो थर्मोडाइनेमिक क्वांटिटीज़ जो डिपेंड करती है इनिशियल और फाइनल स्टेट पे, लेकिन पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। मान लो मैंने ये बोला कि ए इनिशियल स्टेट है, बी फाइनल स्टेट है, तो ए से बी ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है या ऐसे जा रहा है, इस पाथ पे जो डिपेंड करती है वो तो पाथ फंक्शन होते हैं, और जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है वो कैसे फंक्शन होते हैं, स्टेट फंक्शन होते हैं। आपको याद रखने हैं कि Q और W ये जो है, यानी आपकी हीट और वर्क, ये जो है आपके क्या होते हैं, पाथ फंक्शन होते हैं। और बाकी जितनी भी थर्मोडाइनेमिक प्रॉपर्टीज़ है वो सारी की सारी स्टेट फंक्शन होती है। इवन अगर हम Q और W का सम भी कर दे तो भी हमें कैसा फंक्शन मिलेगा, स्टेट फंक्शन मिलेगा, इंटरनल एनर्जी मिलेगी। ये चीज़ ध्यान रखना। तो पाथ फंक्शन सिर्फ पाथ पे डिपेंड करते हैं जो आपके Q और W होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अब आती है इंटरनल एनर्जी, जिसे हम U से भी डिनोट कर सकते हैं और E से भी। देखो हर सिस्टम जो होता है उसके अंदर कुछ क्वांटिटी में मैटर प्रेजेंट होता है, मतलब कुछ ना कुछ मैटर रखता ही है वो, ठीक है। और वो मैटर जो है उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, तो उस एनर्जी को ही हम क्या बोलते हैं, हर मैटर के अंदर जो स्टोर एनर्जी है ना, जो उसके पास पहले से है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। और इस इंटरनल एनर्जी का जो अमाउंट है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर, प्रेशर और सब्सटेंस के अमाउंट के ऊपर। देखो जितनी भी टाइप की एनर्जी है, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, काइनेटिक, वाइब्रेशनल, रोटेशनल, या जितनी भी काइंड की एनर्जी होती है, उन सब एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, उन सब एनर्जी के सम को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। और अभी हमने पढ़ा था इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन होता है, क्योंकि ये नेचर ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर, प्रेशर, इनके ऊपर डिपेंड करता है, सिस्टम की स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए इंटरनल एनर्जी जो है वो सिस्टम स्टेट फंक्शन है, पाथ फंक्शन नहीं होता है।
ठीक है। और जो थर्मोडाइनेमिक प्रॉपर्टीज़ स्टेट को डिसाइड करती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, स्टेट फंक्शन बोलते हैं। अब देखो इस इंटरनल एनर्जी जो है उसकी हम एब्सोल्यूट वैल्यू को कभी कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम इंटरनल एनर्जी को एक्यूरेट वैल्यू को कैलकुलेट कर दें। क्यों? क्योंकि इंटरनल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक, पोटेंशियल, वाइब्रेशनल, रोटेशनल, ट्रांसलेशनल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, जितनी भी तरीके की एनर्जीज़ है उन सब का सम होती है। और हर एनर्जी की एग्जैक्ट वैल्यू पता कर पाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम इंटरनल एनर्जी जो है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। अब देखो इंटरनल एनर्जी जो है वो पाथ स्टेट फंक्शन है हमारा, तो हम क्या बोलेंगे कि ए स्टेट पे इंटरनल एनर्जी यू ए है और बी स्टेट पर इंटरनल एनर्जी यू बी है। तो हमें इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज हुआ तो हम कैसे निकालेंगे, डेल्टा यू। डेल्टा जहाँ पे भी लगता है, मैंने पहले बताया था आपको जब हमने बोर्स पोस्टुलेट पढ़े थे तब, डेल्टा का मतलब होता है चेंज। तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो यू बी माइनस यू ए। तो ये हम क्या निकालेंगे, एनर्जी में चेंज। अब देखो इंटरनल एनर्जी में चेंज जो है वो कैसे कैसे आ सकते हैं, या तो सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करे या हीट को इमिट करे। दूसरा, या तो सब्सटेंस की अमाउंट जो है वो डिक्रीज़ हो जाए या इंक्रीज़ हो जाए, या फिर सिस्टम के ऊपर वर्क हो या सिस्टम कोई वर्क करे। तो ये तीन कंडीशन है जिसके अंदर इंटरनल एनर्जी जो है वो चेंज हो सकती है। हीट चेंज होने पे, वर्क चेंज होने पे, सब्सटेंस की अमाउंट चेंज होने पे। जनरली जो एनर्जी है सिस्टम की वो क्या होती है, इंटरनल एनर्जी ही होती है। अब इंटरनल एनर्जी के कैरेक्टरिस्टिक, स्टेट फंक्शन होता है। इंटरनल एनर्जी में जो चेंज होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। प्लस इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब होगी, और माइनस इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या हो रहा है, हीट रिलीज़ होगी। फिर उसके अलावा इंटरनल एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तभी क्या हो रहा है, सब्सटेंस की अमाउंट पे डिपेंड कर रही है, सब्सटेंस की अमाउंट चेंज होने पे चेंज हो रही है। और साइक्लिक प्रोसेस के लिए आपने देखा इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या होता है, ज़ीरो होता है, क्योंकि जहाँ से स्टार्ट हुआ वापस वहीं पे आ गया। तो ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, स्टेट पे डिपेंड करता है। और जब इनिशियल और फाइनल स्टेट हमारी एक ही है तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या होगा, ज़ीरो होगा। अब हम बात कर लेते हैं वर्क की। तो वर्क क्या होता है, तो देखो द एनर्जी चेंज ऑफ अ सिस्टम। हम किसी भी सिस्टम की वर्क, वैसे हम क्या बोल सकते हैं, वर्क एक तरीके से एनर्जी का ही फॉर्म है। आपने 10th क्लास में पढ़ा है वर्क क्या होता है, तो वर्क क्या है, एक तरीके का एनर्जी का ही फॉर्म है, ठीक है। तो अब सिस्टम की एनर्जी कब चेंज हो सकती है, जब क्या हो कि सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करे, यानी हम सिस्टम की हीट को चेंज कर दे, या सिस्टम के ऊपर कोई वर्क डन जो हो रहा है उसके अंदर एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, यानी एनर्जी या तो बाहर निकल जाए या अंदर निकल जाए, तो एनर्जी चेंज होगा। इसके अलावा हीट, अगर हम सिस्टम को हीट दे रहे हैं या सिस्टम में से हीट रिलीज़ हो रही है तो भी क्या होगा, एनर्जी का चेंज होगा। तो एनर्जी चेंज कैसे हो सकता है, हीट के थ्रू हो सकता है। लेकिन जो वर्क डन है सिस्टम के ऊपर वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। देखो अगर हम वर्क डन जो है सिस्टम के ऊपर, देखो एक तो मैं बोल रही हूँ वर्क डन ऑन सिस्टम और वर्क बाय सिस्टम, दोनों में डिफरेंस है। एक तो सिस्टम वर्क कर रहा है और एक सिस्टम पर वर्क हो रहा है। तो मैं यहाँ पे देखो क्या बोल रही हूँ कि एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ वर्क जो है वो सिस्टम के ऊपर किया गया है, और वो कैसा है, एडियाबैटिक है, यानी उसके अंदर हीट का कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि सिस्टम की जो सिस्टम की जो स्टेट है उसमें भी सिमिलर ही चेंज होगा, चाहे वर्क कुछ भी किया हुआ हो। मतलब आप देखो दो चीज़ बता रही हूँ, जब वर्क डन बाय सिस्टम होता है, याद रखना इस चीज़ को हमेशा, वर्क डन बाय सिस्टम मतलब अगर सिस्टम जो है वो खुद वर्क करता है तो वर्क हमेशा नेगेटिव होता है और सिस्टम की इंटरनल एनर्जी डिक्रीज़ हो जाती है।
और वर्क डन ऑन सिस्टम यानी सिस्टम पर वर्क होता है तो वर्क हमेशा पॉजिटिव होता है और सिस्टम की इंटरनल एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। अगर हम बात करें कि सिस्टम जो है वो एडियाबैटिक है तो वर्क डन जो है ऑन सिस्टम मतलब सिस्टम के ऊपर जो वर्क है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। इस चीज़ को याद रखना, इफ़ सिस्टम इज़ एडियाबैटिक देन वर्क डन ऑन सिस्टम इंक्रीजेज इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। साथ साथ क्या चीज़ और इंक्रीज़ हो जाती है, वर्क डन इंक्रीज़ होता है तो इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज़ हो जाती है। और कैसे हो जाती है वो और देख लो। जैसे मैंने आपको बताया था कि Q प्लस W ये किसके इक्वल होता है, इंटरनल एनर्जी में चेंज के इक्वल होता है। Q हमारा हीट है और W हमारा वर्क डन है। मैंने बोल दिया कि सिस्टम एडियाबैटिक है यानी हीट में चेंज कितना हो गया, 0 हो गया, तो वर्क क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ होगा, तो U भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि उस कंडीशन में जो इंटरनल एनर्जी है वो किसके इक्वल होती है, हमारी एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर जो वर्क डन है उसके इक्वल होती है। तो अगर ये वर्क बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है। फिर एक एक्सपेरिमेंट कर रखा है जो जूल ने किया था। जेपी जूल जो है उसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उसने क्या किया कि एक थर्मस फ्लास्क लिया, ठीक है, और या क्या बोल सकते हो, एक इंसुलेटेड बीकर लिया, मतलब जिसके अंदर हीट और मैटर दोनों का एक्सचेंज नहीं होना चाहिए, और कुछ अमाउंट जो है वाटर का उसमें रख दिया। और ये सिस्टम अब कैसा हो गया, एडियाबैटिक हो गया, क्योंकि इंसुलेटेड थर्मस फ्लास्क है। ठीक है। अब ये क्या नहीं करता, एडियाबैटिक सिस्टम है, मींस ये हीट के एक्सचेंज को, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट के एक्सचेंज को अलाउ नहीं करता है। हमने बोल दिया कि इनिशियल जो स्टेट है वो ए है, उस पर टेम्परेचर TA हो गया, एनर्जी जो है इंटरनल एनर्जी वो UA है। अब हम इसकी स्टेट को जो है वो चेंज कर सकते हैं दो तरीके से। कैसे चेंज कर सकते हैं, हम थोड़ा सा क्या करें, मैकेनिकल वर्क करें, यानी हम इसके अंदर क्या करें, एक रोटेटर मतलब पैडल्स सेट कर दें, जिनको हम क्या करें, रोटेट करते जाएं, और जैसे ही हम उसको रोटेट करते जाएंगे तो हमारे पास जो पानी है उसको क्या मिलेगी, हीट मिलेगी, पानी और गर्म होना स्टार्ट करेगा। तो हम इसके अंदर कुछ मैकेनिकल वर्क कर सकते हैं पैडल्स को रोटेट करके। ठीक है। तो इसकी वजह से पानी घूमता जाएगा, और पानी जैसे ही घूमता जाएगा तो उसकी एनर्जी में, टेम्परेचर में चेंज आएगा। और हमने बोल दिया कि जो नई स्टेट है वो B है, वहाँ पे टेम्परेचर TB है और एनर्जी जो है वो UP है। तो हम टेम्परेचर में चेंज कैसे निकाल सकते हैं, TB माइनस TA मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, एनर्जी में चेंज कैसे निकाल सकते हैं, UB माइनस UA। ठीक है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करें, इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क करें। जैसे हम इलेक्ट्रिकल वर्क करें, हमने क्या किया, उसके अंदर इमर्जन रोड डाल दी। इमर्जन रोड पता है सबको, जो गर्म पानी वाली रोड होती है उसको डाल दी। ठीक है। उसको डालने के बाद हमने टेम्परेचर नोट कर लिया, यानी उसकी जो स्टेट है वो अब क्या हो गई, B हो गई। तो हम टेम्परेचर में जो चेंज आया वो क्या बताएंगे, TB माइनस TA, और एनर्जी में जो चेंज आया वो क्या होगा, UB माइनस UA। यहाँ पे बताने का मतलब ये है कि हम दो तरीके से मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वर्क करके हम स्टेट को चेंज कर सकते हैं। तो ये क्या बताता है कि जो वर्क डन का अमाउंट है सिस्टम के ऊपर, ये इस चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि हमारा काम करने का तरीका क्या है, हमारा काम करने का पाथ क्या है, ये इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, बल्कि किस पे डिपेंड कर रहा है, स्टेट के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि वर्क डन जो है वो किस तरीके से हो रहा है, पाथ से इंडिपेंडेंट है, बल्कि इस पे डिपेंड कर रहा है कि स्टेट कौन सी आ रही है। जैसे पहले A स्टेट आई थी, फिर B स्टेट आई थी, तो टेम्परेचर भी किसके ऊपर डिपेंड किया, हमारा सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ के ऊपर टेम्परेचर डिपेंड किया कि हमारी जो इनिशियल स्टेट पे टेम्परेचर TA था, अब फाइनल पे क्या हो गया। ये तो नहीं डिपेंड किया ना कि पाथ कौन सा है। जैसे ही इंटरनल एनर्जी भी किस चीज़ पे डिपेंड की कि हमारी इनिशियल स्टेट कौन सी थी और फाइनल स्टेट कौन सी थी। तो ये जो एनर्जी का अमाउंट है, टेम्परेचर का अमाउंट है, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे, ये पाथ से इंडिपेंडेंट है। ठीक है। इसी तरीके से हम क्या देखते हैं कि जो डेफिनेट वर्क होता है सिस्टम के ऊपर एडियाबैटिकली,
वो क्या करता है, इंटरनल एनर्जी में भी कुछ चेंजेस लाता है जब हम वर्क कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, ठीक है। और ये नहीं, ये मतलब इस चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि मैटर जो है वो कैसा है, मैटर किस तरीके का है, इस चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि हमने काम किस तरीके से किया है, ना तो टेम्परेचर और ना ही हमारी इंटरनल एनर्जी। सिर्फ इस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है कि चेंज कितना आ रहा है, ए पे कितना था, बी पे कितना था। इस चीज़ से ए बिल्कुल इंडिपेंडेंट है कि तरीका क्या था। तो इंटरनल एनर्जी भी क्या है, हमारी स्टेट फंक्शन है। ये आपको प्रूव करने के लिए ये 2 एक्सपेरिमेंट्स किए हुए हैं कि इंटरनल एनर्जी कैसे हमारी जो है स्टेट पे डिपेंड करती है, पाथ पे डिपेंड नहीं करती है। और हमने पढ़ा था एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए वर्क डन जो होता है वो किसके इक्वल होता है, इंटरनल एनर्जी में चेंज के इक्वल होता है, ठीक है। और वही इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी जब वर्क डन ऑन सिस्टम होगा, और वर्क डन बाय सिस्टम होगा तो नेगेटिव हो जाएगी। और वर्क जो है वो एक्चुअली शो करता है फोर्स के इफ़ेक्ट को, ठीक है। और एक्सटर्नल यानी हम वर्क डन जो करते हैं वो अगेंस्ट में कर रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स के। फिर हम बात करते हैं अलग अलग टाइप के वर्क के, हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है। मैकेनिकल फोर्स के अगेंस्ट में होगा, इलेक्ट्रिकल के अगेंस्ट में होगा, ग्रेविटेशनल वर्क जो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में हो रहा है। और हमें जो पढ़ना है वो हमारे काम आएगा प्रेशर वॉल्यूम वर्क, जिसके अंदर एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट में वॉल्यूम में चेंज होगा। और वर्क की यूनिट आपने सबने पढ़ी हुई है अर्ग जूल, और 1 जूल जो होता है वो इक्वल होता है 10⁷ अर्ग के। फिर हमारे पास आती है हीट, ठीक है। इसको हालांकि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन हीट क्या होती है, तो हीट क्या है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। किसकी वजह से हो सकता है, टेम्परेचर में डिफरेंस की वजह से। यानी आप हीट बोल दो, एनर्जी बोल दो, वर्क बोल दो, ये तीनों एक तरीके से एक ही चीज़ है। हीट और वर्क जो है वो एनर्जी के ही टर्म्स है, एनर्जी की ही फॉर्म है। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे हीट। इसके ऊपर जितने क्वेश्चंस हो चुके हैं ना उनको प्रैक्टिस करना।